हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10, मूल निवासियों का विस्थापन। एग्जाम टर्म सेकंड। मूल निवासियों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 10, मूल निवासियों का विस्थापन। पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी कौन थे, इनकी जीवन की विशेषताएं बताइए। तो बच्चों, उत्तरी अमेरिका में सबसे पहले निवासी एशिया से लगभग 30,000 वर्ष पहले आए तथा जलवायु स्थिरता आने के पश्चात जनसंख्या में वृद्धि आरंभ हुई। तो इसकी विशेषताएं, मूल निवासियों की जीवन की विशेषताएं। पहली है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी गांव में समूह बनाकर रहते थे। सेकंड, ये मांस और मछली खाते थे और ये मांस के लिए मुख्य रूप से जंगली भैंसों की तलाश में रहते थे। थर्ड है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों की मुख्य फसलें सब्जियां और मकई थी। ये अमेरिका के मूल निवासियों की विशेषता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में दास प्रथा के बारे में बताइए। तो इसका आंसर है, उत्तरी दक्षिण क्षेत्र की जलवायु गर्म होने के कारण उत्तरी अमेरिका यूरोपीय लोगों के लिए उपयुक्त नहीं थी। दक्षिण अमेरिका के उपनिवेशों में स्थानीय दासों की काफी संख्या में मृत्यु होने के कारण बागान मालिकों ने अफ्रीका से दास खरीदे। दास विरोधी समूहों के कारण दास व्यापार पर रोक लग गई, परंतु जो दास अमेरिका में थे वे और उनके बच्चे दास बने रहे। तो बच्चों, ये बात चली उत्तरी अमेरिका में, क्योंकि उत्तरी अमेरिका की जो जलवायु थी काफ़ी गर्म थी, इसलिए जो यूरोप के जो लोग थे वो यहाँ पर काम करने के लिए सक्षम नहीं हो पाते थे। इसलिए इन्होंने दासों से काम लेना शुरू किया, क्योंकि दास हर परिस्थितियों में बाखूबी काम कर सकते थे। इसलिए उत्तरी अमेरिका में दासों के द्वारा काम कराया जाता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड रश क्या है, इसके प्रभाव बताइए। तो बच्चों, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गोल्ड रश का। चलिए देखते हैं गोल्ड रश क्या था। 1840 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने की खोजों ने गोल्ड रश को जन्म दिया। ये उन गतिविधियों का नाम है जिसमें हजारों की संख्या में यूरोपीय लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए अमेरिका पहुंचे। तो गोल्ड रश के प्रभाव है, पहला है, पूरे महाद्वीपों में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। इसके लिए हजारों चीनी श्रमिकों की नियुक्ति की गई। दूसरा पॉइंट है, रेलवे के लिए साज सामान की मांग से उत्तरी अमेरिका में उद्योग विकसित हुए ताकि दूर दूर के क्षेत्रों को रेलवे के द्वारा जोड़ा जा सके। तीसरा है, बड़े स्तर पर खेती का उत्पादन करने के लिए यंत्रों का उत्पादन करने के लिए भी उद्योगों का विकास हुआ। और इसका फोर्थ पॉइंट है, बड़े बड़े क्षेत्रों को साफ करके खेती का विस्तार किया गया। और पांचवा पॉइंट है, 1892 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच होने के कारण पूर्ण हो चुका था। तो ये गोल्ड रश के प्रभाव थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या कैसी है, यूरोपीय प्रवासियों और मूल निवासियों के संबंधों का उल्लेख कीजिए। तो बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या बहुत बिखरी हुई थी, यानी वहाँ की जनसंख्या बहुत ही दूर दूर रहती थी, बिखरी हुई थी। अधिकतर नगर समुद्र तट के साथ बसे हुए थे, जैसे पर्थ, सिडनी, कोबरा, और इनके बीच की भूमि शुष्क मरुभूमि थी। तो बात करेंगे अब यूरोपीय प्रवासियों और मूल निवासियों के संबंध। तो ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय प्रवासियों तथा मूल निवासियों के बीच प्रारंभ में मित्रतापूर्ण व्यवहार था, परंतु कैप्टन कुक की हत्या के पश्चात ब्रिटिश लोगों का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर प्रारंभिक प्रवासी ऐसे व्यक्ति थे जिनको दंड के रूप में ब्रिटेन से निष्कासित किया गया था। कारावास की अवधि पूरी होने पर उन्हें वापस न लौटने की शर्त पर ऑस्ट्रेलिया में स्वतंत्र रूप से निवास करने की अनुमति दी गई। उन्होंने खेती के लिए भूमि से मूल निवासियों को बाहर निकाल दिया और बड़ी बड़ी भूमि पर अपना अधिकार या अपना वर्चस्व जमा लिया। तो इसलिए यूरोपीय प्रवासियों और मूल निवासियों के बीच संबंध थे ये। अब बात करते हैं, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल क्यों नहीं किया गया। तो देखते हैं, इतिहास की किताबों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को शामिल न करने का मुख्य कारण ये था कि
आप्रवासियों ने उनकी भूमि पर बिना किसी समझौते पत्र के अधिकार किया था। सरकार ने हमेशा जमीन को टेरा न्यूलियस, यानी इसका शाब्दिक अर्थ होता है जो किसी की नहीं, कहा, यानी जितनी भी जमीन थी उन्हें टेरा न्यूलियस के नाम से घोषित कर दिया और कहा गया सरकार के द्वारा ये भूमि किसी की नहीं। मूल निवासियों की खेतों में काम करने की परिस्थितियां दासों जैसी थी, यानी अब जिनकी मूल निवासियों की जो जमीनें छीन ली गई, अब वो अपनी ही भूमि पर वो दासों की तरह काम करते थे। इन परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को इतिहास की पुस्तक में शामिल ना ही किया गया, तो इसलिए इनको नहीं किया गया क्योंकि इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकियों के लिए फ्रंटियर के क्या मायने? बेटा फ्रंटियर किसे कहते हैं, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अमेरिकियों द्वारा पूर्व के क्षेत्रों में बस्तियां बसाई गई थी जब पश्चिमी क्षेत्र पर उनका अधिकार नहीं था। तो बच्चे जो अमेरिका में जो पूर्वी क्षेत्र था वहाँ पर पहले लोग आकर बसे थे, तो जैसे से पूर्व क्षेत्र की जनसंख्या में वृद्धि हुई तो अब इन्हें और ज़मीन की आवश्यकता पड़ी, तो अमेरिका जो के लोग जो थे वो पश्चिम की ओर बढ़े, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर इनका जो क्षेत्र था, सीमा थी, बढ़ने लगी। इसी बढ़ती हुई सीमा को कहा गया फ्रंटियर। तो उनके राज्यों की सीमा फ्रंटियर पश्चिम की ओर खिसकती रहती थी। 1892 तक संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रकार फ्रंटियर से अभिप्राय भूमि क्षेत्र की सीमा से था जिसके पार नियंत्रण किया जा सके, यानी अपनी सीमा को और आगे बढ़ाकर सीमा कर देना ही फ्रंटियर कहलाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के संयुक्त राज्य अमेरिका में अंग्रेजी के उपयोग के अतिरिक्त अंग्रेजों के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की कौन कौन सी विशेषताएं थी? तो इसकी पहली विशेषता है बच्चों, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारी भाषा अंग्रेजी थी जो आज भी चली आ रही है। सेकंड पॉइंट, अंग्रेजों ने अपने बागानों में काम करने के लिए अफ्रीका से दास खरीदे। गर्म जलवायु में वे दासों से काम करवाते थे। और नेक्स्ट है, पूंजीवादी व्यवस्था जो इंग्लैंड में प्रचलित थी वही संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थापित होगी, क्योंकि अमेरिका में जो इंग्लैंड से जो बड़े बड़े व्यापारी थे वो वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाने आए थे, जिसके कारण वहाँ पर वो बस गए, तो अपनी संस्कृति भी वो अमेरिका ले गए। अंग्रेज शहरों में रहते थे और वही उच्च जीवन व्यतीत करते थे, बाकी सब ग्रामीण क्षेत्रों से, और उनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में अमेरिका के भूदृश्य में क्या परिवर्तन हुए? तो देखते हैं अमेरिका के भूदृश्य में। पहला, ब्रिटेन और फ्रांस में आए प्रवासियों ने जो अपने देश में छोटे बेटे होने के कारण संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं बन सके थे, वो अमेरिका में जाकर बड़ी बड़ी ज़मीनों के मालिक बन गए। सेकंड पॉइंट, पोलैंड के लोगों ने कम कीमत पर बड़ी बड़ी ज़मीनें खरीदकर उनकी सफाई की और खेती आरंभ की। उन्होंने धन और कपास की पैदावार करके उसे यूरोप में अधिक लाभ पर बेचा। नेक्स्ट है, जर्मनी, स्वीडन और इटली के प्रवासी जिनकी ज़मीन बड़े किसानों के नियंत्रण में चली गई थी वे भी ज़मीनों के मालिक बन गए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में भू अधिग्रहण आदि के विषय में किस प्रकार के प्रश्न थे, व्याख्या कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया की जो भूमि अधिग्रहण बिल था उसके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। इसका आंसर है, 1970 के दशक में यूएनओ और इनकी एजेंसियों की बैठक में मानवाधिकार शब्द का प्रयोग होने के बाद ऑस्ट्रेलिया में भू अधिग्रहण के बारे में प्रश्न उठे, जैसे मूल निवासियों के साथ समझौता पत्र क्यों नहीं किया गया, आदिवासी रिश्तेदारों से मिश्रित रक्त वाले बच्चे क्यों छीने गए, तथा सरकार भूमि को टेरा न्यूलियस क्यों कहती रही। तो बेटा यहाँ पर मिस्टेक है, टेस्यूनियल है, यहाँ पर टेस्यूनियल की मतलब टेरा न्यूलियस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासियों और यूरोपियों में वस्तु के आदान प्रदान पर उनके विचारों का उल्लेख कीजिए। तो इसका आंसर है, मूल निवासियों में मित्रता करना, उपहारों का आदान प्रदान करना उनकी प्रमुख विशेषता थी। वे वस्तुओं का आदान प्रदान उपहार के रूप में करते थे। दूसरी ओर यूरोपीय लोग व्यापारी थे, उनका उद्देश्य लाभ कमाना था। उनके लिए उपहार में मिली मछली और रुएदार खाल मिलती थी जिनको वे यूरोप के बाजारों में बेचकर धन कमाते थे। उन्होंने अधिक से अधिक खाल प्राप्त करने के लिए सैकड़ों उदबिल्लों को मारा था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे
व्यापारियों को वहाँ पर किस प्रकार की परिस्थिति मिली। तो यहाँ पर 17वीं शताब्दी के अमेरिका के उत्तरी तट पर जो यहाँ से यूरोप के जो व्यापारी गए थे तो उन्हें क्या क्या परिस्थिति मिली, देखते हैं वहाँ का माहौल क्या था। तो इसका माहौल था, स्थानीय लोगों का व्यवहार मित्रतापूर्ण और स्वागत करने वाला था। जैसे ही वो वहाँ पर व्यापारी पहुँचे, यूरोप के व्यापारी, तो वहाँ पर जो लोगों ने इनका जो स्वागत के लिए स्वागत करा और बहुत ही मित्रपूर्ण जैसा व्यवहार भी किया, तो वहाँ के लोग आश्चर्यजनक रह गए, यानी जो वहाँ के जो व्यापारी गए थे यूरोप से। दूसरा, ये व्यापारी मछली और रुएदार खाल के लिए वहाँ गए थे, तो इन्हें बड़ी भरपूर मात्रा में मछली और रुएदार खालें प्राप्त हुई। स्थानीय लोग मिसिसिपी के किनारों पर इकट्ठा होकर वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, उत्तरी अमेरिका में उद्योगों के विकास के क्या कारण थे। तो पहला पॉइंट है, रेलवे का साजो सामान बनाने की आवश्यकता थी ताकि रेलवे द्वारा शीघ्र ही बड़े बड़े नगरों को तीव्र परिवहन द्वारा जोड़ा जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है, बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यंत्रों का आदान प्रदान करने के लिए उद्योगों का विकास हुआ और कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई। तीसरा पॉइंट है, उद्योगों के विकास के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका 1807 की अविकसित अर्थतंत्र व्यवस्था से 1890 में ही विश्व का मुख्य उद्योग शक्ति बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक विकास पर टिप्पणी लिखिए। इसका आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ों के बड़े बड़े खानों, फार्म, मदिरा बनाने के लिए अंगूर के बाग यानी मदिरा शराब और गेहूं की खेती का विकास किया गया। इससे ऑस्ट्रेलिया की संपन्नता की आधारशिला रखी गई और राज्यों को मिलाने के पश्चात वुलविहिर गोल्ड का नाम कैबरा रखकर राजधानी बनाया गया। कैबरा का अर्थ है सभा स्थल, जहाँ पर लोग आकर मिलते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मूल निवासियों के अधिकार और उनमें परिवर्तन पर टिप्पणी लिखी है। तो यहाँ पर अमेरिका और कनाडा के निवासियों के बारे में बात कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के गठन में लोकतांत्रिक भावना की भूमिका होने के कारण संविधान में व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को सम्मिलित किया गया, जिसे राज्य भी रद्द नहीं कर सकते थे। 1970 के दशक के बाद परिवर्तन आरंभ हुआ, जिसके निम्नलिखित कारण थे। तो पहला है, मूल निवासियों को अपनी संस्कृति का पालन करने से रोका जाता था। उन्हें नागरिकता को अपनी संस्कृति का पालन करने से रोका जाता था। तीसरा है, मूल निवासियों को स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। तो ये यहाँ पर समस्या थी। अब बात करते हैं मूल निवासियों के लिए परिवर्तन आना है। क्या परिवर्तन है? पहला, 1934 का इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट के अंतर्गत मूल निवासियों को रिजर्वेशन में जमीन खरीदने और ऋण लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा है, 1950 से 1960 के दशक में मूल निवासियों की यूरोपीय संस्कृति को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया, लेकिन वे नहीं माने। तीसरा है, 1969 में कनाडा सरकार द्वारा आदिवासी अधिकारों की मान्यता नहीं की घोषणा करने के पश्चात मूल निवासियों ने धरना प्रदर्शन और वाद विवाद आयोजित किए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1974 में ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने गैर गोरों को वाहन रखने की नीति क्यों अपनाई? तो इसका आंसर है, प्रारंभ में वहाँ के मूल निवासी खेती में काम करते थे, उनकी दशा दासों की तरह भी थी। बाद में चीनी प्रवासियों ने सस्ता श्रम उपलब्ध कराया, परंतु गैर गोरों पर निर्भरता में वृद्धि से घबराकर सरकार ने चीनी प्रवासियों पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर भी 1974 तक ये डर था कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के गहरी रंगत वाले लोग बड़ी संख्या में ऑस्ट्रेलिया आ सकते थे, अतः सरकार द्वारा गैर गोरों को बाहर रखने की नीति अपनाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभ्य और असभ्य मनुष्य के विषय में विचारों का उल्लेख कीजिए। तो सभ्य और असभ्य मनुष्य कौन थे, देखते हैं। पहला है, 18वीं शताब्दी में यूरोपीय लोगों द्वारा सभ्य मनुष्य की पहचान का आधार साक्षरता, संगठित धर्म, शहरी धर्म। इस प्रकार अमेरिका के मूल निवासी असभ्य थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, रूसों के अनुसार ये लोग उत्तम जंगली थे और ये प्रशंसा के पात्र थे क्योंकि वे सभ्यता के भ्रष्टाचारों से अछूते थे। तो थर्ड पॉइंट है, विचारकों का मानना था कि प्रकृति के निकट होने के कारण
ऐसे लोगों की कल्पना शक्ति और भावना अत्यंत सीमित थी। तो हमने बच्चों ये पढ़ा चैप्टर नंबर 10 मूल निवासियों का विस्थापन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर बजाएं, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।